प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जहां अपनी बात समाप्त की थी, आज मैं वहीं से अपनी इस टॉपिक को फिर से शुरू कर रहा हूं। रेमंड एरन ने प्रत्यक्षवाद को समझाते हुए एक सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया कि कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद का संबंध था वो घटनाओं के निरीक्षण, उसके विश्लेषण और उसके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। यानी कि जैसा कि मैंने कल भी बताया कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। यानी कि ये अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। इस पर कल मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, इसलिए आज इस पर बात नहीं करूँगा। अगर किसी ने इस टॉपिक से पहले वाली रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तो उस रिकॉर्डिंग को भी वो सुन ले, तो उसे प्रत्यक्षवाद जो है उसमें कॉम्ट ने किस रूप में प्रत्यक्षवाद को समझाने का प्रयास किया उसको वो समझ सकता है। साथ ही कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं की आज हम बात करेंगे और संक्षिप्त में ही हमें इस पर बात करनी है। परीक्षा में यदि ये पूरे प्रश्न के रूप में ये आता है तब हम उसको भले अलग से रूप में वरना, क्योंकि अनुसंधान के प्रकारों में प्रत्यक्षवाद भी अनुसंधान का एक प्रकार है, इसलिए इसको संक्षिप्त में हमें समझाना है। तो जितना मैंने बताया है केवल उतना ही उसमें आपको लिखना है। थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तब ये प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है एक विशेष पूरा एक थियरी के रूप में आपके सामने आएगी, तब हम उस पर विस्तृत व्याख्या हम करें तो वो उसमें कोई हमारे लिए समस्या नहीं होगी, या हम उसको विस्तृत रूप से उस वक्त लिख सकते हैं। अब इसकी विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। कल ही मैंने इस पर बात की थी कि समाज के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही सामाजिक घटनाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं या सामाजिक जो संबंध होते हैं उनका निर्माण होता है। उनका जो है सब प्रकार से अगर हम उसको देखें तो उसका हम अध्ययन उसको है उस रूप में अगर हम ढंग से उसको देखें तो हम उसका अध्ययन जो है सामाजिक घटनाओं को कुछ निश्चित नियमों के आधार पर उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये समाज के जो कुछ निश्चित नियम होते हैं इसके ऊपर कॉम्ट की बिल्कुल अटूट अवधारणा थी कि कहीं पर भी प्रत्यक्षवाद जो है वो किसी भी अन्य वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति के भांति ही प्राकृतिक विज्ञानों जिस प्रकार से अध्ययन होता है उन अध्ययनों की भांति ही सामाजिक घटनाओं का भी कुछ निश्चित नियम होते हैं, कुछ निश्चित कारण होते हैं और उन निश्चित नियमों के आधार पर ही वो घटनाएं घटित होती हैं। इसको कॉम्ट समझाना चाहते थे और उसी रूप में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिरूपण किया था। हमारे सामने वो लेके आए कि कैसे हम प्रत्यक्षवाद के आधार पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी जो है अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति कर सकते हैं। मूल रूप से वो इसको बताना चाहते थे। दूसरा अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक शब्द बार बार यहाँ इसलिए भी आता है क्योंकि जब समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में 1838 में जब रखा गया था तो पुनर्जागरण के पश्चात विशेषकर यूरोपियन राष्ट्रों में, देश समाजों में और जो भी दूसरे पश्चिमी समाज थे वहाँ पर एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसे अध्ययन पद्धति के बारे में बात की जाने लगी जिसमें घटनाओं के निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या हो। इससे पहले धर्म के आधार पर, दर्शन के आधार पर या केवल तार्किकता के आधार पर ही अध्ययन की प्रणाली को या ज्ञान को समझा जाता था, सत्य की खोज की जाती थी। उसके स्थान पर वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन करना और सामाजिक घटनाओं को भी उसी रूप में समझना, ये एक नई प्रणाली विकसित हो रही थी। और कॉम्ट यही चाहते थे कि समाजशास्त्र भी एक ऐसा विज्ञान बने जो अन्य विज्ञानों की तरह, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर पाए। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद की अध्ययन की प्रणाली का जो है उन्होंने सबके सामने रखी थी, उसका प्रादुर्भाव उन्होंने किया। तार्किक व्याख्या पर बल। तार्किक व्याख्या के पर बल का मतलब यहाँ पर ये है कि कॉम्ट ये चाहते थे कि केवल धार्मिक आधार पर नहीं, दार्शनिक आधार पर नहीं, बल्कि तार्किकता के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, तर्क शक्ति के माध्यम से सामाजिक घटनाओं को समझा जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बार पुस्तकों में उदाहरण आता भी है और मैं अपनी क्लासेज में उस उदाहरण को देता भी हूँ कि जीवन में जो भी व्यक्ति जिसका जन्म होता है निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु भी होती है, वो मरता भी है।
अब मृत्यु के बारे में आज हम कई प्रकार की बातें वैज्ञानिक आधार पर कर सकते हैं। भाई कि डेथ कैसे होगी, जैसे कि भाई किसी फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कह रहे यार कैसे हो गया, तो कोई ना कोई उसके पीछे कारण कि भाई इसको ये बीमारी हो गई, ये हो गया, हार्ट फेल हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, 50 तरह की चीज़ें हैं। हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं? क्या प्रारंभिक मानव ने भी क्या इस प्रकार की व्याख्या करने के उसके लिए संभव था क्या? उसको ये सारी जानकारी थी क्या? अब तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट भी देता है, सर्टिफाई कर देता है कि भाई इस वजह से डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वरना कैसे पता चलता? तो प्रारंभिक काल में व्यक्ति धार्मिक आधार पर उसकी व्याख्या करता कि भगवान जिसने जन्म दिया वही भगवान है, वही उठाने वाला है, जन्म और मृत्यु उसके हाथ में है, ये है, वो है। इस तरह से इंसान व्याख्याएं करता था। धीरे धीरे उस धार्मिक स्तर से उठकर आदमी दार्शनिक स्तर पर आता है, दर्शन पर आता है, तत्व के पर आता है, तात्विक स्तर पर आता है, और वो बात करता है कि नहीं, जिसने जन्म लिया है, जो बना है, वो एक बार उसका अंत भी निश्चित है। इस तरह की तात्विक और दार्शनिक बातें भी हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की बातें भली की जाती हों, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण कोई कोई होता है, और वैज्ञानिक कारण। बिल्कुल डॉक्टर अपना आता है, उसको चेकअप करता है, ये करता है, वो करता है, और पता है हाँ सब ऐसा हार्ट फेल हो गया, या ये हो गया, वो हो गया। सोते सोते कई लोग होते सोते सोते एकदम से सब हार्ट फेल हो गया। अब कोई ये नहीं कहता, हालांकि सामान्य बोलचाल की भाषा में आता है कि साहब उम्र हो गई, जो आना था वो जाना ही है, ये है, वो है। लेकिन अब डेथ सर्टिफिकेट होते हैं, वो लगाए जाते हैं जगह जगह पर, और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। तो तार्किकता के आधार पर व्याख्या पर जो है बल देता है, ये प्रत्यक्षवाद की अपनी एक विशेषता है जो हमें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से चौथा बिंदु है सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन है। सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन को केवल आप इतना ही समझ लीजिए, सेकेंड ईयर में आपके लिए इतना ही समझना काफ़ी है। थर्ड ईयर में ये पूरी थियरी, जैसा मैंने बार बार कहा है, ये पूरी थियरी आएगी तो हमें उसको ढंग से उस रूप में समझना पड़ेगा। जिस वक्त समाजशास्त्र की एक औपचारिक विषय के रूप में नींव रखी गई थी, यानी कि 1838 में, पुनर्जागरण के पश्चात जो प्रबोधन काल हुआ, जिसमें कि वैज्ञानिकता के आधार पर, तार्किकता के आधार पर चिंतकों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जाने लगा, उस वक्त से पहले जो समाज था, वो समाज एक ऐसा समाज था जहाँ पर कि धार्मिक कट्टरता की वजह से, या कूपमंडुता की वजह से, या और भी बहुत से कारणों की वजह से लोग बड़े त्रस्त थे, बड़े परेशान थे। चर्च का प्रभाव पड़ गया। आप पढ़ेंगे उसमें, थर्ड ईयर में जब आएंगे तो आप देखेंगे उसमें हम पुनर्जागरण की बात करेंगे, औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे। ये सब बातें हम यहाँ समाजशास्त्र के अंदर क्यों करेंगे? ये तो इतिहास के विषय होते हैं, लेकिन इसलिए करेंगे क्योंकि ये समझाने का प्रयास है कि किस प्रकार से उस वक्त का तात्कालिक समाज था, फ्रांस और उसके आसपास की जगहों का, उसके आसपास के राष्ट्रों का, जिसकी वजह से वहाँ के जो विचारक थे, चिंतक थे, उनको ये लगने लगा कि अब इस तात्कालिक समाज में अध्ययन के लिए हमें एक ऐसा विषय लेकर आना पड़ेगा, एक ऐसी विषय की अध्ययन पद्धतियों को विकसित करना पड़ेगा जो कि उस वक्त की सामाजिक जो कूपमंडूपता थी, या जो अंधकार में उनका ज्ञान था, धार्मिकता के बोझ तले जो उनका ज्ञान था, उसको एक वैज्ञानिकता का प्लेटफॉर्म दिया जाए, वैज्ञानिकता के आधार पर उसको समझा जाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार से एक नए समाज की खोज हो सकेगी, एक नए समाज का निर्माण हो सकेगा। ये कॉम्ट की सोच थी, और उनके साथ उनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उनकी ये सोच थी। तो इस रूप में समाजशास्त्र को और सामाजिक अध्ययन के उस विषय के रूप में प्रत्यक्षवाद की अध्ययन पद्धति को उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण के एक साधन के रूप में भी माना था। पांचवा जो इसकी विशेषता है वह है प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म भी है। हालांकि इस बिंदु पर कॉम्ट की बहुत आलोचना भी हुई। जहाँ पर प्रत्यक्षवाद को कॉम्ट ने धर्म के साथ में जोड़ा, वहाँ पर कॉम्ट की आलोचनाएं भी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि कॉम्ट के ही जो शिष्य थे वो ही उनके आलोचक बन गए थे, जिसमें सी राइट मिल्स का भी नाम आता है। ये उनके आलोचक बन गए थे। लेकिन कॉम्ट की जो जीवन शैली थी, या कॉम्ट का जो जीवन था, हर व्यक्ति की सोच पर उसके जीवन का, उसके जीवन में होने वाले घटनाक्रमों का बहुत गहरा प्रभाव होता है। कॉम्ट यही तो बात कह रहे थे कि प्रत्यक्षवाद जो है वो सामाजिक, यही बताता है कि सामाजिक घटनाएं अकस्मात होने वाली घटनाएं नहीं है, आकस्मिक होने वाली नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के पीछे एक निश्चित क्रम होता है।
कुछ निश्चित नियम होते हैं। हमें उन नियमों की खोज करनी है, उन नियमों को जानना है और उन नियमों के खोज और कार्य कारण संबंधों के आधार पर घटनाओं को समझने का प्रयास करना है। तो कॉम्ट के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उनके जीवन में जो वैवाहिक जीवन था बड़ा दुखद था, दुखदायी था। उनकी पत्नी के बारे में कहा जाता है बहुत क्रूर थी, बड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, तो बड़े परेशान रहते थे। फिर एक स्थिति ऐसी आई जहाँ उनसे तलाक हो गया। तलाक होने के पश्चात भी कॉम्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया और उनको मानसिक रूप से कोई प्रताड़ित हो गए, उनको कोई मानसिक बीमारी लग गई और साल भर उनका इलाज चला। इलाज के बाद में जब वो ठीक हुए और जब वो वापस पुनः अपने लेखन अध्यापन के कार्य में आए, तो कोई एक ऐसी महिला थी जिनका जीवन का बहुत उदार महिला थी, जिसको वो एक साक्षात देवी के स्वरूप में समझते थे। हालांकि कॉम्ट का मानवतावादी धर्म जो है वो आध्यात्मिकता की बात नहीं करता है। कॉम्ट का धर्म जो है वो मानता है नैतिकता पर। वो नैतिकता के धर्म जो है वो नैतिक आदमी में नैतिकता को बढ़ाता है, इंसान में दूसरे जीवों के प्रति दया के भाव को बढ़ाता है, नैतिक सत्य, अहिंसा और इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। तो इस प्रकार की बात वो कॉम्ट मानते थे, जो आगे वाले बिंदुओं में आपको मैं समझाऊंगा। तो डिटेल में आप केवल इतना ही इसको समझ लें कि कॉम्ट के जीवन में भी एक ऐसी महिला का आगमन हुआ था उनके ठीक होने के पश्चात, जो कि उसको वो देवी के रूप में मानते थे और उसी आधार पर उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया। इसलिए उनका जो धर्म था प्रत्यक्षवादी, एक मानवतावादी, यानी कि मानव के विकास के धर्म की बात आई थी, मानवतावादी धर्म की बात आई थी। वहाँ धर्म ये आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास वाला नहीं है, भगवान की या शक्तियों के विश्वास वाला धर्म नहीं है, बल्कि ये वो धर्म है जो इंसान की नैतिकता पर जोर देता है, इंसान को इंसान के प्रति प्रेम कराता है और समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ता करके अहिंसा का स्थान दिलाता है। हिंसा के स्थान पर उस मानवतावादी धर्म की बात प्रत्यक्षवाद में कॉम्ट ने की थी। तो इस रूप में आप इसको समझने का प्रयास करें। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पर आज मैंने चर्चा की है। आप इसको बहुत गंभीरता से सुने, इस पर समझें और उसके पश्चात हम कल इसके ऊपर जो आगे के जो हैं, हालांकि बहुत छोटे से बिंदु है, ज्ञान से संबंध है, यानी कि जानकारी जो वास्तविक ज्ञान है उससे संबंधित है प्रत्यक्षवाद, और धर्म और विज्ञान का समन्वय। मैंने अभी जो बात की फिर से कि कॉम्ट का जो धर्म था वह आध्यात्मिक शक्ति में या ईश्वरीय शक्ति या अलौकिक शक्ति में विश्वास वाला धर्म नहीं था। कॉम्ट ने यहाँ पर धर्म की बात की थी कि धर्म जो है वो क्या करता है, धर्म इंसान में नैतिकता का विकास करके समाज के उपयोग के लिए व्यक्ति को अग्रसर करता है। और विज्ञान का भी यही काम है कि विज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा, समाज में सामाजिक घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं उन कार्य कारण संबंधों को पता लगाएगा और उससे समाज को बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा। तो धर्म भी नैतिकता का विकास करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा और विज्ञान भी जो है वो यही काम करता है। इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी है। इसको हम कल और इस पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।